नमस्कार। स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। अगर आप टेट, सुपर टेट या सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारे वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। अगर आप मनोविज्ञान को सरल शब्दों में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम बड़े ही सरल शब्दों में समझाते हैं जिससे आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं एग्जाम में। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बाल विकास का सिद्धांत, जिसमें हम पढ़ेंगे मनोविश्लेषणवाद को। तो मनोविश्लेषणवाद है वो दिया, उसके प्रतिपादक है सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड। फ्रायड ऑस्ट्रिया के वियना से थे। फ्रायड रहने वाले थे ऑस्ट्रिया के वियना से। और मनोविश्लेषण का अर्थ है मन का विश्लेषण करना। मनोविश्लेषणवाद का अर्थ है मन का विश्लेषण करना। फ्रायड ने मनोविश्लेषण के तहत मन के 3 भाग बताए। फ्रायड ने अपना एक सिद्धांत दिया मनोविश्लेषणवाद, और इन्होंने मन का अध्ययन किया और मन के अध्ययन के तहत इन्होंने मन के 3 भाग बताए कि मन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो इन्होंने मन के जो 3 भाग बताए उनको पहला भाग था चेतन मन। चेतन मन को इन्होंने 1/10 भाग, मतलब मन, पूरे मन का 1/10 भाग जो होता है वो चेतन मन होता है। ठीक है, यह सक्रिय व्यवहार से जुड़ा मन है। यह सक्रिय व्यवहार से जुड़ा मन है जिसमें सक्रिय रूप से की गई क्रियाओं को शामिल किया जाता है। जो सक्रिय रूप से क्रियाएं की जाती हैं उसमें चेतन मन आ जाता है। चेतन मन में जो क्रियाएं की जाती हैं, सक्रिय रूप से की गई क्रियाएं, उनको हम चेतन मन में रखते हैं। इसमें सामाजिक अनुभूतियां शामिल होती हैं। जिन सामाजिक अनुभूतियों को हम देखते हैं, सुनते हैं, अपने व्यवहार में रखते हैं, उन चीज़ों को चेतन मन में रखा है फ्रायड ने, मतलब सक्रिय व्यवहार के रूप में जुड़ा होता है। तो पहला जो मन का उन्होंने प्रकार बताया वो कौन बताया? चेतन मन। और चेतन मन ये 1/10 भाग होता है मन का। ठीक है, और ये सक्रिय व्यवहार से जुड़ा मन है। दूसरा जो भाग बताया है वो है अचेतन मन। अचेतन मन यानी 9/10 भाग, ये पूरे मन का 9/10 भाग। इस मन में असामाजिक, अपूर्ण, दमित इच्छाओं का वास होता है। जिन इच्छाओं को मतलब हम व्यक्त नहीं कर सकते, जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हुई हैं या सामाजिक रूप से सही नहीं है, असामाजिक हैं, वो उन इच्छाओं को इसमें हमने दबा कर रखा है, यानी इन इच्छाओं का वास होता है। जिसमें चेतन मन की दमित इच्छाओं को बलपूर्वक भेजा जाता है। ठीक है, इनमें मतलब हमने दमन करके अपनी इच्छाओं को इस मन में रख रखा है। तो जिस मन में हम अपनी दमित करके दमन वाली जो इच्छाएं होती हैं जिस मन में रहती हैं, उसको फ्रायड ने अचेतन मन की संज्ञा दी है। और ये बताया है मन का 9/10 भाग। चेतन मन 1/10 भाग और अचेतन मन 9/10 भाग। चेतन मन में सक्रिय व्यवहार से जुड़ा होता है और अचेतन मन वो मन होता है जिसमें हम अपनी दमित इच्छाओं को बलपूर्वक रखते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद हम तीसरा जो उन्होंने प्रकार बताया है वो बताया है अर्धचेतन मन। पहला चेतन मन, दूसरा अचेतन मन, तीसरा इन्होंने बताया है अर्धचेतन मन। मन को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। तो अर्धचेतन मन वह मन होता है जिसमें चेतन व अचेतन मध्य के, मतलब चेतन और अचेतन मन के मध्य की जो अवस्था होती है उसको इन्होंने अर्धचेतन मन में रखा है। मध्य की अवस्था, बीच की अवस्था। मनोविश्लेषणवाद में मन की तुलना, मनोविश्लेषणवाद में फ्रायड ने क्या किया? मन की तुलना पानी में तैरते हुए हिम के गोले से की है। अगर हम पानी में बर्फ को रख दें जिसमें बर्फ तैर रही हो, उससे किसकी तुलना की है? मन की तुलना, जिसमें 1/10 भाग जल से बाहर तथा 9/10 भाग जल के अंदर होता है। ठीक है, पानी की सतह वाला भाग अर्धचेतन मन कहलाता है। इसको देखिए हम डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं कि किस तरीके से फ्रायड ने मन का विश्लेषण किया है। फ्रायड ने मन को क्या बताया है? पानी में तैरता हुआ एक बर्फ का गोला। ठीक है, तो ये बर्फ का गोला है। इसके जो नीचे का हिस्सा है 9/10 भाग, इसको फ्रायड ने बताया अचेतन मन। इसके बाद जो ऊपर का हिस्सा है 1/10 भाग, वो है चेतन मन, जिसमें हमारी इच्छाएं, सक्रिय व्यवहार से जुड़ी इच्छाएं रहती हैं। अचेतन मन में वह इच्छाएं रहती हैं जिनको बलपूर्वक दमित कर कर हमने भेजा है, अचेतन मन में दबा दिया है अपनी इच्छाओं को। ठीक है, अर्धचेतन मन वो मन है जो यहाँ सतह पर पाया जाता है। सतह पर जो मन पाया जाता है इसको उन्होंने माना है अर्धचेतन मन, इस अवस्था। ठीक है, तो फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? पानी में तैरते हुए बर्फ के हिमखंड से, मतलब हिमखंड से या हिम बर्फ के टुकड़े से की है। ठीक है, इसके बाद फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद की मन के बारे में बताया है। इसके बाद फ्रायड ने मनोलैंगिकवाद के बारे में बताया है। मनोलैंगिकवाद को फ्रायड ने विकास की 5 अवस्थाओं में बांटा।
जीवन का आधार काम शक्ति को बताया, जिसे लिबिडो कहा गया। तो मनोलैंगिकवाद को भी फ्रायड, इसके प्रतिपादक भी फ्रायड हैं। मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक कौन है? फ्रायड। ठीक है, इन्होंने मन को 3 अवस्थाओं में बांटा है। कौन कौन सी? चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया मनोलैंगिकवाद। इसके प्रतिपादक कौन है? फ्रायड। मनोलैंगिकवाद को फ्रायड ने विकास की 5 अवस्थाओं में बांटा है और इसका आधार काम शक्ति को बताया, यानी लिबिडो को बताया है। इन्होंने जो 5 अवस्थाएं बताई हैं उनको हम डिटेल में समझ लेते हैं अच्छे से। इन्होंने किस वर्ष को किस अवस्था में बांटा है। इन्होंने जो पहली अवस्था बताई है मुखीय अवस्था, यानी 0 से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है, इसको इन्होंने रखा है मुखीय अवस्था में। इस अवस्था में लिबिडो मुखीय क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, इस अवस्था में लिबिडो के क्षेत्र जो होते हैं मुखीय होते हैं, जिसमें लिबिडो का वास होता है। इन लिबिडो का जो वास होता है मुखीय क्षेत्र में होता है इस अवस्था में 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में बालक लिबिडो को स्तनपान के माध्यम से पूरा करते हैं, अपने माँ के स्तनपान के माध्यम से पूरा करते हैं। जिस बालक को निश्चित समय तक स्तनपान नहीं कराया जाता, फ्रायड मानते हैं कि जिस बालक को निश्चित समय तक स्तनपान नहीं कराया जाता तो लिबिडो का असंतुष्टिकरण के कारण, तो लिबिडो का जो असंतुष्टिकरण होता है बच्चे में, उसके कारण बालक को समायोजित होने लगता है। ऐसे बालक मानसिक रूप से संकीर्ण, दुबले पतले और कृशिकाय शरीर वाले होते हैं। ऐसे बालक क्या होते हैं? मानसिक रूप से संकीर्ण, सोच उनकी संकीर्ण होती है, दुबले पतले, कृशिकाय शरीर वाले होते हैं। ठीक है, जिनको स्तनपान नहीं कराया जाता उनको उस उम्र में 0 से 2 वर्ष की अवस्था में। इसके बाद फ्रायड ने दूसरी अवस्था मानी है गुदीय अवस्था, 3 से 4 वर्ष। 3 से 4 वर्ष की अवस्था है, गुदीय अवस्था में रखा है मनोलैंगिकवाद के अंतर्गत। इसमें लिबिडो का क्षेत्र गुदा क्षेत्र माना है, लिबिडो का क्षेत्र माना है गुदा क्षेत्र, जिसके माध्यम से लिबिडो को शांत किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी जो अवस्था है इनकी कौन सी है? गुदीय अवस्था। और गुदीय अवस्था में 3 से 4 वर्ष, और इसमें लिबिडो का क्षेत्र है वो गुदा क्षेत्र है और जिसमें लिबिडो को शांत किया जा सकता है। तीसरी अवस्था इन्होंने माना है लैंगिक प्रावस्था, 5 से 6 वर्ष। 5 से 6 वर्ष की अवस्था को रखा है लैंगिक प्रावस्था में। इस अवस्था में ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है। इस अवस्था में बालक बालिका में क्या होता है? ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है। ओडिपस ग्रंथि पितृत्व विरोधी व मातृत्व स्नेही होती है और इलेक्ट्रा ग्रंथि मातृत्व विरोधी व पितृत्व स्नेही होती है। लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है और लड़कियों में इलेक्ट्रा। तो ये उम्र होती है 5 से 6 वर्ष। इस अवस्था में लड़कों में ओडिपस ग्रंथि का वास होता है, ओडिपस ग्रंथि का विकास होता है और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है। चलिए आगे समझ लेते हैं। तीसरी अवस्था लैंगिक प्रावस्था। अब चौथी जो अवस्था है वो है अदृश्य अव्यक्त प्रसुप्त अवस्था या लेटेंसी फेज, 7 से 11 वर्ष। ठीक है, 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था है इन्होंने माना है उसको अदृश्य अवस्था माना है। इसमें लिबिडो का प्रदर्शन नहीं किया जाता है, यद्यपि लिबिडो पाया जाता है। ठीक है, मतलब बालक के अंदर लिबिडो पाया जाता है पर उस लिबिडो का प्रदर्शन नहीं होता है। इस अवस्था में अदृश्य होता है, प्रसुप्त अवस्था में होता है। 5वीं अवस्था इन्होंने मानी जननेंद्रिय अवस्था, ये 12 वर्ष के बाद। इसमें फ्रायड ने क्या माना है कि इसमें लिबिडो का प्रयोग संतानोत्पत्ति के लिए होता है। इसमें जो लिबिडो बच्चों बालक में पाया जाता है उसका प्रयोग किसमें होता है? संतानोत्पत्ति में होता है, तथा लिबिडो को एक संतति से दूसरी संतति में ट्रांसफर किया जाता है। इसका मतलब है जैसे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी उस चीज को दिया जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो जननेंद्रिय अवस्था। इसमें मनोलैंगिकवाद में फ्रायड ने 5 अवस्थाओं में बांटा है। कौन कौन सी अवस्थाएं? मुखीय अवस्था 0 से 2 वर्ष, उसके बाद दूसरी अवस्था है गुदीय अवस्था 3 से 4 वर्ष, और लैंगिक प्रावस्था 5 से 6 वर्ष, और अदृश्य अवस्था 7 से 11 वर्ष, और जननेंद्रिय अवस्था 12 वर्ष के बाद। तो अगर आपको हमारे टॉपिक पसंद आते हैं, अच्छे से समझ में आते हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।